नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमारी तरफ से दिया जाने वाला पहला फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्न देखेंगे, जिसमें 25 हिंदी, 25 जीएस, 25 मैथ और 25 इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे। और यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर सहित जितने भी पद निकले हैं उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी, आरओ, बीओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप लोग अपना स्वमूल्यांकन कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी पे 100 नंबरिंग कर लीजिएगा। इसके बाद मैं जिस प्रकार से एक एक प्रश्न करता रहूँगा उसका और क्या उसका उत्तर मेरी तरफ से हो रहा उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। बाद में टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे। अब आपके कितने प्रश्न हो रहे होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार जो है आप अपना व्यक्तिगत स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। आए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। पंजाब हिमालय आपके सिंधु और सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय ये आपके सतलज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय ये आपके काली और तीस्ता के मध्य है, काली और तीस्ता के मध्य है, तीस्ता नदी के मध्य है। और असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के मध्य है। यहाँ से प्रश्न एक और पूछता है कि किस हिमालय का भाग सबसे छोटा है? तो कुमायूं हिमालय जो भाग है वह सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कौन सा है? तो आपका नेपाल जो है वह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हिमालय है सभी हिमालयों की तुलना में। तो इस प्रश्न जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सबसे न्यूनतम है? दक्षिण कोरिया, माली, सोमालिया या नाइजीरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है वो पूरे विश्व में सबसे कम है। और यहाँ की जो प्रजनन दर है वो 0.81 है जो विश्व में सबसे कम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत की जो पहले प्रजनन दर थी वो 2.2 थी, अब वर्तमान में वह अब 2 हो गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं हैं वो कुश्ती में भी भाग लेती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। और इसकी जो राजधानी थी वह हम्पी थी। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित है। एक तरफ झील दी गई है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। लोनार राजस्थान, नक्की गुजरात, कोलोरियो आंध्र प्रदेश, पुलिकट महाराष्ट्र आपका। तो इसमें जो सुमेलित है वह आपका कोलोरियो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। और बात करते हैं लोनार की, तो लोनार आपके महाराष्ट्र में है, लोनार महाराष्ट्र में है। नक्की आपके राजस्थान में है। और बात करते हैं पुलिकट की, तो पुलिकट जो झील है ये 2 राज्यों में विभाजित है। एक आपका तमिलनाडु है और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है। इन दोनों राज्यों के मध्य पुलिकट झील स्थित है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन सी वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
निम्न में भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चेन्नई जो है, चेन्नई बंदरगाह है एक खुला सागरीय बंदरगाह है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डाला जाता है। और वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। यह जो नंबर है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं इंडिया में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल, आशीष कुमार चौहान, उदय उमेश ललित या परमेश्वर अय्यर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अन्य लोग उनको भी हम लोग जान लेते हैं। सुरेश एन पटेल जो है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। और आशीष कुमार चौहान ये वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं, एनएसई के जो है सीईओ बने हैं आशीष कुमार चौहान। और उदय उमेश ललित जो है वो वर्तमान में भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और 50वें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको भी आप लोग जान लीजिए। उनका जो नाम है वह DY चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 फसल दी गई, उसमें आपको पहचानना है कौन खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सरसों जो है यह खरीफ की फसल नहीं है बल्कि यह रबी की फसल है। बाकी जितनी भी फसलें हैं, कपास है, मूंगफली और मक्का है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फसलें कुल 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका रबी होती है जिसे अक्टूबर नवंबर अर्थात जो वर्तमान समय जो चल रहा है इस समय जो है इसकी बुआई होती है। जैसे आपका गेहूँ हुआ, चना हुआ, आलू हुआ, मटर हुआ, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। दूसरी जो फसल है वो आपकी खरीफ है, इनमें आपका कपास, मूंगफली और मक्का है ही। और तीसरी जो आपकी फसल है वो आपका जायद है। जायद जो फसल है यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है। इनमें आपका तरबूजा, खरबूजा और काकड़ी जैसी फसलें होती हैं। और खरीफ की जो फसल है इसे जून जुलाई में बोया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोमती, सतलज, नर्मदा या भागीरथी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है। और यह जो परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? स्वीडन, भारत, अमेरिका या नॉर्वे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नॉर्वे जो है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर है। और इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे जारी किया है। और इसमें कुल 165 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर आपका फिनलैंड है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत इस रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। और भारत को जो अंक दिए गए हैं वो 6.91 अंक दिए गए हैं। यह पीसीएस की परीक्षाओं में ये अंक पूछे जाते हैं। तो टोटल 165 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 46वें रैंकिंग है। इसे जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो जारी किया है और इसमें प्रथम स्थान पर आपका नॉर्वे देश है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, लौह अयस्क के लिए, खनिज तेल के लिए या जस्ते के लिए? तो बाकू जो प्रसिद्ध है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो है कैस्पियन सागर के तट पर है बाकू। और यह अजरबैजान एक देश है, अजरबैजान देश की यह राजधानी है। और यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और यह खनिज तेल के लिए काफ़ी फेमस है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 राज्य दिया गया, इसमें आपको बताना है किसकी जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या मणिपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जो है त्रिपुरा की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से भारत कुल 4 राज्य हैं वो अपना सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आपका मणिपुर है, तीसरा आपका नागालैंड है
और चौथा आपका मिजोरम है। और भारत की जो सीमा है नागालैंड से लगभग 1600 से ज़्यादा किलोमीटर जो है वह सीमा साझा करता है। 1600 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ। और भारत के कुल 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रियदर्शिका जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? भवभूत, जयदेव, हर्ष या सुघोष? तो यह जो पुस्तक है ये हर्षवर्धन ने लिखी है। प्रियदर्शिका नामक जो पुस्तक है ये हर्ष ने लिखी है। और इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन ने एक नागानंद और एक रत्नावली नामक पुस्तक और लिखी है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नागानंद और रत्नावली के साथ साथ प्रियदर्शिका जो पुस्तक है वह हर्ष ने लिखी है। यहाँ पर कुछ विद्वान और हैं, उनकी जो फेमस पुस्तकें उनको हम लोग जान लेते हैं। भवभूत ने जो है यह आपके मालती माधव और महावीर चरित नामक पुस्तक लिखी है। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है जयदेव ने। और अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी है अश्वघोष ने। आते हैं अगला प्रश्न लो। जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम से जो है, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और इसी का दूसरा रूप जो है वो बल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है और बल का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। और गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, UAE? तो वर्तमान में जो है T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। और यह 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और यह T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण है। और इसमें कुल टोटल 16 टीमें खेल रही हैं। और इसे जो है ICC कराता है। ICC जो है T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन करा रहा है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष हैं। और ICC जो मुख्यालय है वह आपके दुबई में इसका मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चखवी जो प्रसिद्ध खाना है यह किस राज्य का है? मिजोरम का, मेघालय का, ओडिशा का या त्रिपुरा का? तो चखवी जो प्रसिद्ध खाना है यह त्रिपुरा का है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाईकोर्ट के लगभग हर पेपर में जो है एक फेमस खाने के रूप में प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है, इसीलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा में, आपके टेस्ट पेपर में डाला गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? भूषण कुमार, कौशिक राजशेखर, गीतांजलि श्री या सिंथिया रोसेनबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। और इन्होंने कुष्ठ रोग में काफ़ी योगदान दिया है, कुष्ठ रोग के जो उन्मूलन में काफ़ी योगदान दिया है, इसीलिए यहाँ इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो अन्य लोग वो भी काफ़ी फेमस हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। कौशिक राजशेखर को ग्लोबल एनर्जी अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी अवार्ड कौशिक राजशेखर को दिया गया है। बात करते हैं गीतांजलि श्री को, इनको रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। डॉक्टर सिंथिया रोसेनबर्ग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया को दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? 1970, 1972, 1975 या 1980? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 1975 में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था और जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। और इसे सोवियत रूस ने अपने कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से इसे प्रक्षेपित किया था। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है
वह 19 अप्रैल 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, आर्यभट्ट उपग्रह को। अगला जो प्रश्न है, भारत के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर किसी कारण से लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहते हैं तो इसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। संयुक्त सत्र जो बुलाते हैं वह आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका जो वर्णन है वह आर्टिकल 108 में संयुक्त सत्र संबंधी जो प्रावधान है उसको यहाँ पे बताया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नांकित में कौन सही युग में से जो है सही सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है? आगरा, यमुना, वाराणसी, गंगा, अयोध्या, सरयू, कानपुर, गोमती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कानपुर जो है वो गोमती के किनारे नहीं है बल्कि वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाकी आपका आगरा जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है और अयोध्या जो आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे 4 विटामिन दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन एस्कॉर्बिक एसिड है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन B1? तो इसका जो सही आंसर है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, टोकोफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन जो है इसका रासायनिक नाम है। आते हैं अगला प्रश्न लो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था और इसका जो कार्यकाल था वह 1828 से लेकर 1835 तक इसका कार्यकाल था। और इसी कार्यकाल में जो है सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी जो है इसको बैन कर दिया था विलियम बेंटिंग ने। यहाँ से जो कई प्रश्न पूछते हैं आपकी परीक्षा में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था या भारत का पहला वायसराय कौन था, इनको भी आप लोग नोट करते चलिए। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और भारत का जो पहला वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिंग था। आते हैं अगला प्रश्न लो, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है बोनी, डॉली, एलिसा या अलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी डॉली जो है पहला क्लोन स्तनधारी है और यह एक भेड़ थी और इसे स्कॉटलैंड में बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। फोबोस, डिमोस जो है किस ग्रह के उपग्रह हैं? पृथ्वी के, मंगल के, बृहस्पति के, शुक्र के? तो यह जो दोनों उपग्रह हैं यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की है स्वीडन द्वारा, भूटान द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा या भारत द्वारा? तो यह जो अवधारणा है यह भूटान द्वारा विकसित की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भूटान की संस्कृति जो है वह सकल घरेलू विकास की बजाय जीवन की गहरी समझ पर आधारित है। आते हैं अगला प्रश्न लो, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध यह किस नदी पर बनाया गया है? शारदा नदी पर, चंबल नदी, बेतवा या घाघरा पर? तो इसे बेतवा नदी पर बनाया गया है परीक्षा बांध को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह बांध जो है आपके झांसी जिले में स्थित है। बात कर लेते हैं बेतवा की। बेतवा जो है यह मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है नदी और यह यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी, जिस पर परीक्षा बांध झांसी जिले में बना है। अगला सेक्शन आपका हिंदी है। यहाँ पर 4 शब्द दिए, इसमें आपको पहचानना है
कौन भाववाचक संज्ञा है? सोहन, सभा, बुढ़ापा या सागर? तो इसमें जो है बुढ़ापा जो शब्द है यह एक भाववाचक संज्ञा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सोहन जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा आपका समूहवाचक संज्ञा है और सागर आपका जातिवाचक संज्ञा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? दीर्घसूत्री, अविलंब, दूरदर्शी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। हर काम को देर से करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होता है वो दीर्घसूत्री होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, चमकना, गिरवाना या देना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गिरवाना जो शब्द है यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। जिस क्रिया से ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। और यहाँ पे जो गिरवाना शब्द है यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। अन्वय में आपको संधि बताना है, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि या यण संधि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो है यण संधि है। का उदाहरण है अन्वय। अन्वय जो शब्द है यह अनुधन आय से बना है। अनुधन आय से बना है। यहाँ पर उ और आ मिल के जो है वह बनता है, इसलिए यहाँ पर यण संधि है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अनल, अनिल का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अनल का अर्थ होता है आग होता है और अनिल का अर्थ होता है हवा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। धनहीन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। धनहीन का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा वो धन से हीन होगा। धन से हीन होगा और इसमें भी कर्ण तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको पहचानना कौन जो है तत्सम शब्द है। अमृत, माता, काठ या आंवला? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अमृत जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य जो शब्द हैं वह तद्भव हैं, उनका हम लोग तत्सम स्वरूप देख लेते हैं। माता का जो तत्सम रूप होगा वह मातृ होगा। काठ का काष्ठ होगा। आंवला का आपका आमलक होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ आपको पहचानना है। द्युति, एकापथ, विधु या हिमकर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, द्युति जो शब्द है यह चंद्रमा का पर्यायवाची ना होकर यह किरण का पर्यायवाची है। बाकी आपका एकापथ, विधु और हिमकर जो है ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम टोटल 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अस्थावर का विलोम आपको बताना है। सचर, चेतन, चंचल या जंगम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जंगम। अस्थावर का जो अर्थ होता है चलायमान होता है और जंगम का जो अर्थ होता है वह स्थिर होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। शांत रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। निर्वेद, शोक, उत्साह या भय? तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और रसों की जो संख्या है वह 9 है, कुल 9 रस हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला आपका होता है विधानवाचक, दूसरा आपका होता है निषेधवाचक, तीसरा आपका प्रश्नवाचक है, चौथा आपका विस्मयादिबोधक है, विस्मयादिबोधक। अगला आपका है आज्ञावाचक, नेक्स्ट आपका इच्छावाचक है, फिर आपका संदेहवाचक है और अंतिम आपका संकेतवाचक है। तो टोटल 8 प्रकार के
वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। जंगल में लगने वाले आग के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, दावानल, जठरानल, बड़वानल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दावानल कहा जाता है जंगल में लगने वाली आग को। यहाँ पे अन्य जो दिया गया उनको बारे में जान लेते हैं। पेट में जो आग लगती है, आग लगी रहती है अर्थात भूख लगी रहती है, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो जठरानल होता है। और समुद्र या जल में जो आग लगी रहती है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका बड़वानल होता है। और जंगल में लगने वाले आग के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो आपका दावानल होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ आपको बताना है। छिद्रान्वेषी, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होता है अनपढ़ होना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें आपको अलंकार बताना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे च जो शब्द है इसकी आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुसार अलंकार है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे जो च वर्ण है इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गधा का पर्यायवाची कौन नहीं, वो आपको पहचानना है। खर, केतु, रासव या धूसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केतु जो शब्द है यह गधा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह ध्वजा का पर्यायवाची है। ध्वजा का पर्यायवाची है। और ध्वजा के अन्य पर्यायवाची आपका झंडा है, निशान है, ये सभी जो है केतु की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है इसको आपको बताना है किस वचन का है। एक वचन का है, दो वचन का है या बहुवचन का या इनमें से कोई नहीं। तो जनता जो शब्द है यह हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी राम घर गया था, यह एक भूतकाल का उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। लेखक जो शब्द है इसके अंत में प्रत्यय कौन है, क, इक, अक या आक। तो लेखक जो शब्द है इसमें प्रत्यय अक लगा हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसमें जो है लिख मूल शब्द होता है, लिख जो है वो मूल शब्द होता है और इसमें अक प्रत्यय जोड़ने से लेखक शब्द बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंदूक एक उपयोगी है, अस्त्र शस्त्र रक्षक या औजार। तो बंदूक एक उपयोगी जो है शस्त्र है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको पहचानना है कौन एक पुल्लिंग शब्द है। क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी क्षेत्र जो शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी आपका क्षमा, घटना और रीति जो शब्द है ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है, वि, विज्ञ, ज्ञान या अन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वी जो शब्द है, वी जो है विज्ञान में उपसर्ग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें जो है वी उपसर्ग लगा है विज्ञान शब्द में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पर किस कारक का परसर्ग है, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अधिकरण कारक का जो परसर्ग वह पर होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन जो वाक्य है पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विराट तेज खेलता है, यह जो है पदक्रम की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सुख से रहना। चैन की बंसी बजाने का जो अर्थ होता है
वह सुख से रहना होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपका अगला सेक्शन या मैथ का सेक्शन है। पहला जो प्रश्न है, नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट में और 60 मिनट में भर सकते हैं। नल सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। सबसे पहले हम लोग जो समय दिया गया है उससे हम लोग टोटल जो वर्क होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। 30 मिनट है, 60 मिनट है और आपका 45 मिनट है। टोटल इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 180 होगा। इसके बाद 30 से 180 में भाग देंगे हम लोग 6 आ जाएगा। 60 में 180 भाग देंगे 3 आ जाएगा। और 45 की भाग जो है 180 में देंगे वो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला दूसरा वह भर रहा, अर्थात इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 1 घंटे पहला जो घंटा हम लोग निकालेंगे तो 6 3 9 होगा। 9 में से 4 हम लोग घटाएंगे तो 5। अगर टोटल हम मान लेते हैं जो टंकी है वो 180 लीटर की है, तो पहले घंटे में जो पानी भरा जाएगा वो आपका 5 लीटर भरा जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका भरेगा और ये आपका खाली करेगा, इसलिए इसको घटा देंगे हम लोग। तो 180 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो आपका 36 आ जाएगा। 36 मिनट का टाइम लगेगा पूरी टंकी भरने में। सबसे पहले हम लोग 30, 60 और 45 कैल्शियम लेंगे जो 180 आएगा। तो इससे हम लोग पता लग जाएगा कि टोटल भरना कितना है। तो वह आपका मान लीजिए 180 लीटर है। तो यहाँ पर 30 की भाग हम लोग 180 में देंगे वो आपका 6 आएगा। 60 की भाग 180 में देंगे वह 3 आएगा। और 45 भाग 180 में देंगे वो आपका 4 आएगा। तो 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें 4 को हम घटा देंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो 1 घंटे में जो कार्य होगा वो आपका 5 होगा। तो टोटल हमें भरना कितना 180 लीटर को, तो 5 से भाग देंगे आपका वो 36 मिनट आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला जो प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 दिनों में और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया है। यदि उनकी कुल कमाई 36,000 रुपये हो तो बताना आपको है कि सी का कितना रुपये जो है, सी को कितने रुपये मिलेंगे। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे। 60 है, 90 है और इसके बाद 20 है और ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका ए प्लस बी प्लस सी है। इनका हम लोग एलसीएम लेंगे 60, 90, 20 का, तो आपका 180 आएगा। तो 60 के भाग हम लोग 180 में देंगे, ये टोटल काम है। 60 के भाग हम लोग 180 में देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 90 की भाग 180 में देंगे आपका 2 आ जाएगा। और 20 की भाग हम लोग 180 में देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये इसको हम लोग 9 में से घटा देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो टोटल जो रुपए मिले हैं आपके 36,000 मिले हैं, 36,000 मिले हैं। और हमें निकालना है सी की, तो सी का 4 है और टोटल आपका 9 है और इसे हम लोग 36,000 में भाग दे देंगे। तो 9 चौको 36 हो जाएगा और 4 चौको 16,000। तो ये आपका 16,000 रुपये मिलेगा सी को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इस प्रश्न को आप लोग अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस प्रकार से भी परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शिल्पा 3 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से जो है एक दूरी तय करती है और उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। आपको बताना है शिल्पा की औसत गति कितनी है। अगर वह 3 घंटे जो है 20 की स्पीड चाल से चली है, अर्थात उसने दूरी जो तय की होगी वह 60 किलोमीटर होगी। और दूसरी उसी दूरी को उसने 15 किलोमीटर से तय की है, अर्थात उसने 60 किलोमीटर की फिर से दूरी तय की है। तो एक बार जो है वह 20 की स्पीड से गई है, दूसरी आपकी 15 की स्पीड से गई है। इसका एक आसान सा सूत्र है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर एक ही दूरी को अलग अलग चाल से चली गई हो तो उसका जो आसान सा सूत्र होता है वो 2xy और x + y। तो हम लोग यहाँ पर x की जगह 20 रखेंगे और y की जगह हम लोग 15 रखेंगे। तो 2 20 × 15 और यहाँ पर 20 + 15 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40, 40 15 ये आपका 600 हो जाएगा और 15 और 20 आपका 35 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आपका 120/7 आ जाएगा। हम लोग 5 से कर 120/7 आ जाएगा।
5 से इसको कैंसिल करें हम लोग, और इसको और कैंसिल करने के लिए आपका 17 सही 1/7 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका आसान सा सूत्र है 2xy अपान x प्लस वाई। यहाँ पर पहली चाल को x के रूप में डिनोट करेंगे और दूसरी चाल को हम लोग y के रूप में डिनोट करेंगे। तो इसका जो वैल्यू 20 और 15 रख देंगे। इसको हम लोग गुणा करेंगे, आपका 600 आ जाएगा, बटे आपका 20 प्लस 15 आपका 35 हो जाएगा। इसको हम लोग 5 से कैंसिल करें तो 120/7 आ जाएगा, और फिर इसके 7 से भाग देंगे तो आपका 17 सही 1/7 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा। सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 रुपये का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना है। रमेश ने बक्सा को 10% लाभ पर भेजा, अर्थात कोई भी वस्तु रही होगी 10% लाभ अर्थात 1/10। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। यक्स मान लीजिए वो आपका शुरुआती जो रहा होगा वो आपका यक्स रहा होगा, इसमें हम लोग 10% जो है ऐड करेंगे। तो यक्स का 10% ऐड करेंगे तो वह आपका 11x/10 आ जाएगा। इसके बाद 20% का लाभ उसने अर्जित किया है, तो लाभ जो है वह इसी पर अर्जित किया है, इसलिए 20% का जो लाभ अर्जित किया है उसे हम लोग 20/100 कर देंगे, और यह लाभ 44 रुपये के बराबर उसने अर्जित किया है। तो यहीं से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, तो 11x/50 बराबर 44 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से, 11 का नम 11, 11 चौक 44, और यक्स बराबर हो जाएगा 50 × 4, ये आपका 200 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे पहले 10% लाभ को निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए शुरुआत में जो है वह यक्स है, इसका 10% लाभ पर इसने बेचा था, तो ये आपका 11x/10 हो जाएगा। फिर सुरेश ने 20% लाभ पर इसने बेचा था और वह 44 रुपये बराबर हुआ था, तो इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका x बराबर आपका 200 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 4200 रुपये और 6 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। आपको बताना है ब्याज की दर कितनी है, 20%, 12.5%, 30% या 25%। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो है प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होता है वह एक समान होता है। तो इससे हम लोग इस प्रकार देख लेंगे कि जो सबसे पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे। मूलधन जो है वो 4200 ज़्यादा है, 4200 से जो है वह कम है। यहाँ पर मूलधन हम लोग इस प्रकार से, पहले तो हम लोग ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना है, तो 6000 में से 4200 रुपये हम लोग निकालेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा। यह 3 साल का है, यह 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो आपका 600 रुपये आ जाएगा, 1 साल का ब्याज। तो हम लोग 4200 में से 1800 घटा देंगे, तो 3 साल पहले अर्थात हम लोग जो मूलधन है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 4200 में से हम लोग 1800 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2400 रुपये। यह 2400 जो रुपये है ये आपका मूलधन होगा, और 1 साल में ब्याज आपको मिल रहा है 600 रुपये है। तो इससे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सूत्र है मूलधन, इसका जो सूत्र है सबसे पहले हम लोग ब्याज लिखेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वही बेसिक वाला जो है 600 रुपये आपका ब्याज है और मूलधन आपका 2400 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है और समय आपका 1 साल का है, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक को 24 हो जाएगा, और 4 से हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दिया, आपका 25 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 25% आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ब्याज देखेंगे कि 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। 3 साल में 1800 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 साल का निकालेंगे, आपका 600 रुपये आ जाएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष जो है 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 4200 रुपये हुआ 3 साल के ब्याज जोड़ने के बाद। इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 चक 1800 रुपये घटा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन आपका 2400 रुपये हो जाएगा। तो 2400 रुपये में 1 साल का जो ब्याज मिला वो 600 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ पर 600 बराबर 2400 गुणे R गुणे 1/100 कर देंगे हम लोग, तो R की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, आपकी 25% आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे चार संख्याएं दी गई, इनमें आपको बताना है कौन जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 3156 जो है
ये 56 का वर्ग है। 12,544 ये आपके 112 का वर्ग है। 1296 ये आपके 36 का वर्ग है। और यह जो संख्या है यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर अगर 60 है तो आपको संख्या बतानी है, वह संख्या कौन सी है? 120, 125, 130 या 160। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए वह संख्या x मान लेते हैं और उसके 2/4 की जो अंतर वह 60 है, तो यहाँ पर हम लोग 4x हो जाएगा और ये आपका 2x/4 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे हम लोग तो ये आपका 2x/4 बराबर 60 है। इससे कैंसिल कर देंगे, आपका 30 आ जाएगा और x की जो वैल्यू आ जाएगी 30 × 4 अर्थात 120, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। x - 2x/4 बराबर 60 कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, वो आपका 120 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यदि a/b 3:7 है और b/c 7:9 है तो आपको AC का अनुपात बताना है। तो इसका हम लोग एक आसान सा जो तरीका है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब कभी भी हमें a/b/c निकालना हो, इस प्रकार से हमें निकालना रहे, तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग a/b और b/c इस प्रकार से संख्या दी रहती है, तो इसे हम लोग a/b हमें 3:7 दिया है, 3:7 दिया है और b/c यहाँ पर हम लोग 7:9 रख लेते हैं। और इसके लिए हम लोग जो संख्या ये दी रहती है उसके जो पहले भी हम उसी संख्या को लिख लेते हैं और इसके बाद जो संख्या है उसको भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं। यह जो संख्या है यही संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ की जो संख्या है उसको हम लोग यहाँ एक बार फिर से लिख लेते हैं। इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 7 × 9 = 63 हो जाएगा। हमें पूछा है a/c का, तो a/c 21 और 63 दिया है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 21 91 में 21 और 21 × 63 1:3 आ जाएगा ए और सी का अनुपात, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। a/b 3:7 दिया है और b/c 7:9 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 7:9 लिखेंगे। तो इसको हम लोग ABC के रूप में जब हमें बनाना होगा तो जो संख्या यहाँ B वाली संख्या होगी उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और A की जगह पर हम लोग B वाली संख्या यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद हम इसका गुणा कर लेंगे। अगर वह ABC का पूछता तो 21, 49 और 63 इसका अनुपात होता, परंतु यहाँ पर a/c पूछा है, इसलिए हम लोग 21 और 63 को जो है एक दूसरे के अनुपात में विभाजित कर देंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से जो है प्रत्येक से विभाजित हो, वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे प्रश्न को हम लोग सबसे पहले 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 24, 30 और 36 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, हम लोग कैंसिल करेंगे, या 12, 15 और 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से 6, 15 और 9 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से इसे कैंसिल करेंगे, ये आपका 3, 15 और 9 आ जाएगा। और फिर हम लोग 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3, 5 और 3 आ जाएगा। लास्ट में हम लोग 3 और 5 बचेगा। ये 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो 360 जो है वह एलसीएम आ गया हमें 24, 30 और 36 का। और इसी 360 से हम लोग 9,999 में भाग देंगे। जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9,999 होती है। इसको हम लोग इसके भाग देंगे तो इसको पहले 2 बार भाग जाएगी, तो ये आपका 720 हो जाएगा। यहाँ पर 9, 7 और 2 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ 9 उतारेंगे तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो यह आपका 7 बार भाग आपकी जाएगी, 7 बार भाग यह जाएगी और टोटल आपका आ जाएगा 2520, 2520 आ जाएगा। और 2799 में 2520 हम लोग घटाएंगे तो यह आपका 279 आ जाएगा, 279 आ जाएगा और यही आपका शेषफल बचेगा। तो इसी को हम लोग इसमें 9,999 में से 279 को हम लोग घटा देंगे तो यह आपका आ जाएगा 9720। 9720 जो संख्या है वह 24, 30 और 36 से जो है विभाजित होगी।
और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कोई दिया नहीं है। उसका जो सही आंसर होगा वह 97-20 होगा। इसका जो आंसर होगा वह 97-20 होगा, जो 24, 30 और 36 से जो है विभाजित होगी। ऑप्शन भरने में गलती हो गई है, उसको हम लोग सही कर लेंगे। इसका जो आंसर होगा वह 97-20 होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। आपको बताना है भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा। मान लेते हैं हम लोग वह जो भिन्न वह x/y है, तो यहाँ पर भिन्न के हर में 1 अगर जोड़ दिया जाए तो वह जो भिन्न होती है वह 1/2 हो जाती है। इसको हम लोग सरल रूप में कर लेते हैं। यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे, वह 2x हो जाएगा और यहाँ पर y+1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 75 कर लेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। दूसरा जो कंडीशन दिया है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। तो दूसरा जो कंडीशन है वह x/y, और इस बार अंश में 1 जोड़ देंगे तो वह आपका 1 हो जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका x+1 बराबर आपका y हो। इसको हम लोग 75 कर लेंगे तो x - y बराबर -1 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग दोनों जो हमारे समीकरण उसको सॉल्व कर लेंगे। 2x - y बराबर 1 और दूसरा आपका x - y बराबर -1 है। यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका x बराबर आपका यहाँ पर यहाँ प्लस हो जाएगा, x बराबर आपका 2 आ जाएगा। x बराबर अपना 2 आ गया। और यही x की वैल्यू हम लोग x बराबर 2 आ गया, इसी की वैल्यू हम लोग किसी समीकरण में रख लेते हैं जो सबसे छोटा हो। हम लोग इसी समीकरण मान लीजिए रख लेते हैं x - y बराबर -1 में। तो x की वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं, y बराबर -1 है। तो यहाँ से हम लोग y बराबर निकाल लेंगे तो वो आपका 3 आ जाएगा। और प्रश्न पूछ रहा है अंश और हर का योगफल, अर्थात 2 और 3 को हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसे हम लोग इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अनेक तरीके हैं, आप लोग अन्य तरीक़ा से भी सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 512 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो वह एक पूर्ण घन हो, 8, 9, 10 या 7। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 512 जो है यह स्वयं एक घन है, और वह जो छोटी छोटी संख्या होगी इसे घन बनाने के लिए जो गुणा करना होगा वो 2 × 2 × 2 अर्थात 8 से हम लोग गुणा कर देंगे तो यह जो संख्या है वो पूर्ण घन हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, 60 बच्चों की कक्षा में 25% जो है लड़कियां हैं, इनमें 20% लड़के हैं, इसमें से 20% लड़के और 20% लड़कियां जो है वह पिकनिक गए। आपको बताना है उस कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चे जो है वह पिकनिक में गए हैं। 60% का हम लोग अगर 25% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25% बराबर 1/4 अर्थात 15 चौको 60। 15 जो है लड़कियां हैं और 45 आपके लड़के हैं और ये आपके लड़कियां हैं। इनमें से 20% लड़के और 20% लड़कियां। 15 का हम लोग 20% निकालेंगे अर्थात वह 3 हो जाएगा, और 20% लड़कियां, 20% लड़कियां हम लोग निकालेंगे तो वो आपका 3 हो जाएगा, और 20% लड़के हम निकाले हैं तो 20% निकालेंगे 45 का, वह आपका आ जाएगा 9 × 5 = 45 अर्थात 9 आ जाएगा। तो टोटल जो है 12 लोग पिकनिक पे गए हैं 60 बच्चों में से। तो 12 जो है वह 60 में से गए हैं, इसका हम लोग परसेंट निकालेंगे तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और 6 दूनी 12 अर्थात 20% जो बच्चे हैं वो पिकनिक पे गए हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 6:5 है। यदि मिश्रण में 12 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। आपको बताना है दूध की मात्रा कितनी है। तो इसको हम लोग एक बेहद आसान तरीका सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम लोग दूध रखेंगे, दूध, और दूसरी तरफ हम लोग पानी रखेंगे। दूध का जो शुरुआती अनुपात था वह 6 था और पानी का वह 5 था। बाद में जो है दूध का जो अनुपात है वह 6 रहा और पानी का अनुपात आपका 7 रहा। इसमें आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे दूध में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ पानी में हो रहा, और जब परिवर्तन 5 से 7 अर्थात 2 अनुपात का जो है परिवर्तन हो रहा। और क्यों? क्योंकि इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, अर्थात यहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 में 2 को भाग देंगे वह 6 जो है वह 1 अनुपात की वैल्यू है। और हमें ज्ञात करना है
दूध की मात्रा, और ज्ञात हमें करना है 6 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 6 है और 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 × 6 अर्थात 36 लीटर हो जाएगी। 6 की वैल्यू जो ऑप्शन ए में दिया गया है, दूध की मात्रा जो है वो 36 लीटर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए वह जो 10 वर्ष पहले जो अनुपात था वो x था, 65 साल का। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 40 - x अपान 60 - x बराबर 3:5। यहाँ से हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 40 × 25 आपका 200 हो जाएगा, 200 - 5x बराबर 6 × 18 आपका 180 हो जाएगा, -3x हो जाएगा। इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो आपका 2x बराबर 20 हो जाएगा और x की वैल्यू आपको 10 आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 10 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात था वह 3:5 था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किसी उपकरण का प्रतिवर्ष जो अवमूल्यन 20% है, आपको बताना है 3 वर्ष पहले इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20% की जो वैल्यू होती है वह 1/5 होती है, अर्थात वह आज 5 है तो पिछले वर्ष 4 हो जाएंगे, फिर 5 का 4 हो जाएगा, फिर 5 का 4 हो जाएगा पिछले 3 वर्षों में, तो ये आपका 125 हो जाएगा और ये आपका 64 हो जाएगा। कितना घट रहा है अब आपका 61 घट रहा है, अर्थात 61 जो है घट रहा है 125 में, तो वर्तमान में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आपका 244/5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे और इसको 5 से इसको भाग देंगे, वो आपका 48.8% आ जाएगा। उसकी जो वर्तमान वैल्यू हो गई वो आपका 48.8% आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 9 और 4 के अनुपात में हैं और जिनकी जो राशि होगी वो आपका 206 रुपये है। आपको बताना है कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 700, 720, 668 या 672। हम लोग सबसे पहले 50 पैसे के 5 अगर सिक्के हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको x के रूप में, वो आपका 2.5 जो है इसकी वैल्यू होगी और हम लोग अनुपात में दिए इसलिए x के रूप में डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से 25 पैसे अगर 9 सिक्के हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 2.25 होगी और इसको भी हम लोग x के रूप में अनुपात है इसलिए रखेंगे। अगला जो है 10 पैसे के 4 सिक्के अर्थात वो 40x हो जाएगा, 0.40x हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो आपके 206 के बराबर है। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 5.15x बराबर 206। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 206 में 5.15 के भाग देंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा। x की जो वैल्यू हमें पता चली वह 40 आ गई। हमें ज्ञात करना है टोटल का, अर्थात 5, 9, 14, 14, 4, 18, 18x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो 18 × 40 हम लोग कर लेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर हो सकता है इसको पर्टिकुलर 50 पैसे का पूछा जाए तो हम लोग 5 की वैल्यू निकालेंगे, 25 का पूछा जाए 9 की वैल्यू निकालेंगे, अगर 10 पैसे का पूछा जाए तो 4 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर तीनों को पूछा है इसलिए हम लोग टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक म्यूचुअल फंड में विनिवेश एकल दिवस में 12% बढ़ जाता है। यदि निवेश का मूल्य वृद्धि से पूर्व 1300 रुपये था, वृद्धि के बाद मूल्य कितना होगा। अर्थात आज जो है मान लेते हैं हम लोग 1300 रुपये है, अगले दिन वो 12% बढ़ जाएगा तो इसलिए 112% हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और 13 दूनी 26, 13 का नम 13 और यहाँ पे 5 हो जाएगा और 13 का नम 13, 1, 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 1456 रुपये हो जाएगा वृद्धि के बाद मूल्य इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक व्यक्ति एक वस्तु को 27.5 में खरीद कर उसे 28.6 में बेचता है तो आपका मुनाफा बताना है उसका कितना हुआ है, 1%, 2%, 3% या 4%। तो इसे 28.6 में बेचता है और ख़रीदा था उसने 27.5 में, तो यहाँ पर हम लोग इसके घटाएंगे तो ये आपका 1.1 रुपये उसे जो है प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 27.5 पर 1.1 जो प्रॉफिट हुआ वो 27.5 पर हुआ।
इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह आपका 4% आ जाएगा। आप लोग पूरा भाग दे लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2100 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक कार है, उसे 28 लीटर जो है ईंधन लगता है। अगर उसे 3600 किलोमीटर दूरी तय करनी है, आपको बताना है कितने ईंधन की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे आसान तरीका यूज करेंगे। 2100 किलोमीटर जाने में उसे 28 लीटर लग रहा है, तो उसे वह 1 किलोमीटर कितनी दूरी तय कर रही है, तो इसको हम लोग भाग देंगे, वो आपका 75 आ जाएगा। और 1 लीटर में वो 75 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 3600 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग 75 से इसको भाग दे देंगे, तो वह आपका 48 लीटर आ जाएगा। 48 लीटर में वह कार जो है 3600 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। प्रथम 30 संख्याओं का जोड़ आपको बताना है। 470, 468, 465 या 463। तो इसका जो एक सामान्य सा सूत्र है आप लोग भी जानते होंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है वह n+1/2 होता है। तो n हमें पता है 30 संख्या है, 30 और 30 + 1/2 कर देंगे हम लोग, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, या 15 × 31 कर देंगे, 15 × 31 कर देंगे, तो 15 का नम 15 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 45 से 46, 465 जो ऑप्शन सी में दिया गया है। n+1/2 कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इसे कैंसिल कर देंगे, 15 × 31 हो जाएगा, वो आपका 465 आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 2/3, 4/5, 1/2 और 3/4 दिया गया है। इसे आपको अवरोही क्रम में सजाना है। अगर आप लोग जल्दीबाजी ना कर रहे हो तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग प्रतिशत में करेंगे। सबसे पहले अवरोही क्रम दिया गया। अवरोही का मतलब होता है 10, 9, 8, अर्थात मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अगर इसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको परसेंट के रूप में देख रहे होंगे, तो ये आपका 62.3% है। 4/5 आपका 80% होता है, 1/2 आपका 50% होता है, और 3/4 आपका 75% होता है। तो सबसे आसान तरीका आपको यही मुझे लगता है, और इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। सबसे पहले 4/5, फिर 3/5, फिर 2/3 और इसके बाद आपका 1/2 है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आप लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1 मिनट में कुंड का 3/5 भरा जाता है, तो कुंड के शेष भाग को भरने में और कितना समय लगेगा। अगर कोई कुंड है उसका 3/5 अगर वह 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड भर रहा है, तो आपको बताना है कुंड का शेष भाग कितना, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 3/5 भाग भरा गया है तो बचा हुआ भाग आपका 2/5 होगा। तो यह जो 5 ये टोटल होता है, टोटल है, और 3 भाग को भरने में 60 सेकंड लगेगा। हम लोग यहीं से एक वैल्यू निकालेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, आपका 1 आ जाएगा। 1 भाग भरने में वो 20 सेकंड लगेगा, तो 2 भाग भरने में 20 × 2 अर्थात 40 सेकंड लगेगा। अगर वह पूछता टोटल कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग 20 × 5 कर देते, 100 सेकंड में पूरा भर जाता। तो यहाँ पे पूछा गया सिर्फ शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, वो आपका 40 सेकंड लगेगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 संख्याओं का योगफल 45 दिया है और अनुपात 7:8 का उनका है, तो संख्याएं कौन सी होगी। तो हम लोग संख्याओं का जो अनुपात दिया है 7:8, 7 और 8x = 45 हम लोग कर लेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, वह 15x हो जाएगा। 15x = 45 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी 45/15 अर्थात 3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमें 3 पता चल गई, तो जो संख्या होगी वह 7 × 21, 7x = 21 हो जाएगा, और 8x = आपका 24 हो जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा। वह जो संख्या होगी वह 21 और 24 होगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 86 से उतनी अधिक है जितना 108 से कम है। 92, 94, 96, 98। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। वह जो संख्या है वह 84 से उतनी अधिक है जितनी 108 से जो है वह कम है। मान लेते वह संख्या आपकी x है, हम लोग इसको 75 कर लेंगे, वो आपका 2x हो जाएगा, और 108 में से 84 हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग x बराबर निकालेंगे, वो आपका 96 आ जाएगा। वह जो संख्या है वो 96 वह संख्या है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपका इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो प्रारंभ हो चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल।
तो इसका जो सही आंसर होगा एनीबडी। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर जस्टिस का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इनजस्टिस। जस्टिस का अर्थ होता है न्याय होता है और इनजस्टिस का अर्थ होता है अन्याय होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एड्रॉयड का आपको समानार्थी शब्द बताना है। एड्रॉयड का जो अर्थ होता है वो निपुण होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। और स्किल्ड का जो अर्थ होता है वह भी निपुण ही होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। पीहेन, ड्रेक, रॉय या काउंटेस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ड्रेक जो शब्द है यह एक मैस्कुलिन जेंडर है। और ड्रेक का जो अर्थ होता है वह नर बत्तख होता है, नर बत्तख। बाकी आपका पीहेन का अर्थ होता है मुरनी, रॉय का अर्थ होता है हिरनी और काउंटेस का जो होता है वह अमीर स्त्री होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट साइलेंट लेटर या लेटर्स। आपको बताना है इन शब्दों में किस शब्द में जो है साइलेंट शब्द नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कैटल में जो है कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है। जैसे यहाँ पर साइकोलॉजी में पी यहाँ पर साइलेंट है, डॉट में आपका बी है। इसी प्रकार से नॉलेज में डी जो शब्द है वह साइलेंट है, परंतु कैटल में कोई शब्द जो है साइलेंट नहीं है। अगला जो प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही केम टू मी मिडनाइट। जब किसी विशेष स्थान, स्थिति या समय को व्यक्त किया जाता है वहाँ पर जो है एट का प्रयोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ही केम टू मी एट नाइट होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही जूनियर मी, विद, फ्रॉम, देन या टू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही जूनियर टू मी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा जो है टू लगा रहता है। जैसे आपका प्रीफर टू होता है, प्रीफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू। इनके बाद जो है टू हमेशा लगा रहता है, तो जूनियर के बाद आपका टू लगेगा। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। आपको पहचानना है कौन सा शब्द जो है वो प्लूरल में लिखा गया है। एनालिसिस, क्राइसिस, इंडेक्स या क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो शब्द है यह एक बहुवचन में शब्द है। बाकी आपका एनालिसिस, क्राइसिस और इंडेक्स जो शब्द है ये सभी सिंगुलर शब्द है। अगला जो प्रश्न है ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। आपको बताना ऑर्फन जो शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है। कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर। तो ऑर्फन जो शब्द है यह कॉमन जेंडर का शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ऑर्फन मतलब आप जानते हैं कि अनाथ होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको फिल करना है नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। फर्स्ट के पहले द का प्रयोग होगा और मून के पहले भी द का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट सफिक्स जोड़ने पर जो है यह जो शब्द लिखा गया है यह बहुवचन के रूप में हो जाएगा। IES, ES, EN या यस। ऑक्स मतलब बैल होता है और इसे जो हम बहुवचन बनाएंगे उसके लिए हम EN जोड़ेंगे, तो यह जो शब्द होगा वो ऑक्सन होगा। और ऑक्सन का जो अर्थ होता है वो बैलों हो जाएगा, एक से अधिक बैल हो जाए। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्लीज लिसन टू योर टीचर। यह जो वाक्य है वह एक शुद्ध वाक्य है, करेक्ट वाक्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। इफ, बट, एंड या फॉर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इफ जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। बाकी बट, एंड, फॉर ये जो शब्द लिखे गए हैं ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। द वर्ड फास्ट इन सेंटेंस, जो फास्ट जो शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, ही इज ए फास्ट राइटर। एडवर्ब है, नाउन है, कंजंक्शन या एडजेक्टिव है। तो फास्ट जो शब्द है यह एक एडजेक्टिव शब्द है, यह एक विशेषण शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया, इसमें आपको बताना है इसमें कहाँ पर त्रुटियाँ हैं। अगर इसमें कहीं त्रुटि नहीं है तो उसको आप नो एरर चूज कर सकते हैं। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यह जो वाक्य है यह पूर्ण रूप से शुद्ध लिखा गया है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको मोनोटोनस का समानार्थी शब्द आपको पहचानना है। बोरिंग, कंपल्सरी, इवेंटफुल या मोमेंटस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बोरिंग। मोमेंटस का जो अर्थ होता है वह नीरस होता है और बोरिंग का भी अर्थ आपका नीरस होता है। तो यह दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टराइज्ड ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो क्यूसिन होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्ले विथ फायर का जो अर्थ होगा वह आपको बताना है। टू बी करेजियस, टू स्प्रेड नॉलेज, टू डू समथिंग डेंजरस या टू फाइट एन अपोनेंट। तो इसका जो सही अर्थ होगा आपका टू डू समथिंग डेंजरस। प्ले विथ फायर, आग से खेलना होता है इसका अर्थ। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अबेंडन का समानार्थी आपको बताना है। अबेंडन का अर्थ होता है त्याग देना और इसका जो समानार्थी होगा वह आपका क्विट होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको बताना है किसकी जो स्पेलिंग वह सही नहीं है। डिस्टर्बेंस, जीनियस, अपॉर्चुनिटी या कॉन्शियस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए डिस्टर्बेंस जो शब्द लिखा गया वह सही नहीं है। यहाँ पर ई की जगह पर ए होना चाहिए। डिस्टर्बेंस, तितर बितर इसका अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उथल पुथल या तितर बितर ये सब इसका अर्थ होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इनआर्टिकुलेट इसका अर्थ होता है। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली का वन वर्ड। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको पहचानना है किसकी स्पेलिंग जो है वह सही नहीं है। एडवेंचर, बेनिफिट, पैथेटिक या एक्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पैथेटिक जो स्पेलिंग है वह सही नहीं है। यहाँ पर एक जगह पर ई होना चाहिए, पैथेटिक, और इसका जो अर्थ होता है वो दयनीय होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ए स्पेयर यूज टू हंटिंग लार्ज फिश, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जिस भाले का प्रयोग किया जाता है उसे कहा किया जाता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। उसे हार्पून कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जिस भाले का प्रयोग किया जाता है उसे हार्पून कहा जाता है। ट्रम्फैंड का जो है सही समानार्थी आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विक्टोरियस इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विक्टोरियस। ट्रम्पेट मतलब जो है वो विजयी होता है और विक्टोरियस मतलब भी विजयी होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मी आई सॉ दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। सी टोल्ड मी दैट सी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग अगो का बिफोर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपके कितने प्रश्न सही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रतिक्रिया सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।